हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। मैं संतोष कुमार राय, आपका बायोलॉजी ट्यूटर मेंटर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये अक्सर एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हम लोग आज एकदम डिटेल में जो है फोटोसिंथेसिस और उससे रिलेटेड जितने भी तरह का उसका स्टेप्स है, मैकेनिज्म है, साइट है, गार्ड सेल्स का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो काम करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस, वो सारा डिटेल में जो है वो हम लोग आज के अपने वीडियो में करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले जो है हम लोग फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे। फोटोसिंथेसिस है क्या? तो जैसा आप शुरू से भी नीचे क्लास से भी 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है बेसिकली फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स synthesize their own organic food material using inorganic food material CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। यानी कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स जो है अपना ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज जो है वो तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल CO2 एंड वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस होता है इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनता है, रिलीज होता है, सिंथेसाइज होता है फूड, तो उससे एनर्जी प्रोवाइड होता है। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जो हमारा सेल जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होता है सेल के अंदर, एंड दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल आर कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। उसको हम लोग मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। यानी एक हमारे बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिससे हमको एनर्जी मिलता है, यानी एक छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल को हम लोग जोड़ करके एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं, उससे हमको एनर्जी प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ करके ग्लूकोज का एक बिगर मॉलिक्यूल तैयार किया गया है फूड के रूप में, इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। जबकि जो हम लोग इसके बाद का टॉपिक में करते हैं रेस्पिरेशन, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें जो है कि एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है, और वो जो है एक जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के मिलने से बना है। हमारे अंदर कुछ सिंथेसाइज प्रोसेस भी होता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी होता है, कुछ पॉजिटिव वर्क, कुछ अच्छा वर्क भी होता है, और कुछ नेगेटिव वर्क, यानी कि उससे एनर्जी जो है वो उसमें एनर्जी लगता है, और वो जो है आपको बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग सोलर मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, रिवर्स प्रोसेस है, वो कैटाबॉलिक है। और लेकिन फोटोसिंथेसिस में हम सिंथेसाइज करता है प्लांट, फूड बनाता है, उसको जोड़ करके वो कॉम्प्लेक्स सबस्टांस बनाता है सिंगल सबस्टांस से, इसलिए वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। यही लिखा हुआ है इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड सप्लाई करता है एनाबॉलिक प्रोसेस के जरिए, और फूड से उसको एनर्जी प्राप्त होता है। फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड, यानी लाइट के प्रेजेंस में बिल्ड करना, फूड बिल्ड करना, भोजन बनाना, इज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी which purifies the atmospheric air by consuming CO2। कह रहा है कि प्लांट जो है वो CO2 का जो भी लोड हमारे इन्वायरमेंट पर हो रहा है, आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और CO2 की मात्रा को बार बार बढ़ने का बोलते हैं, इन्वायरमेंट में बहुत खतरा हो रहा है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कम करने का एक उपाय जो है वो प्लांट है। तो प्लांट क्या करेगा, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और प्यूरिफाई करेगा और रिलीज करेगा ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन व्हिच प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग CO2, CO2 लेता है एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज ए एंड प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन
देता है अंतिम उत्पाद के रूप में। तो जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको यहाँ पर हमने लिखा है कि 6CO2+12H2O सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाता है, ये ग्लूकोज है, और ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है, और ये ऑक्सीजन जो है हमारा एंड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 6H2O है। अब नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए तभी ये प्रोसेस होगा, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के रूप में भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन जो है रॉ मटेरियल के रूप में आता है या व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर दोनों का सेम होगा, सेम ही लिखना है। उसमें क्या है कि 4 कंडीशन हमको चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए। सबसे पहला है सनलाइट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफिल, और चौथा है वाटर एंड मिनरल्स। H2O चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। यही 4 रॉ मटेरियल हमको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे कि ये सनलाइट, सबसे पहले है सनलाइट। तो सनलाइट का क्या है कि सनलाइट जो है वो सोलर एनर्जी देता है। सबसे पहले क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है। जो लीव्स में, प्लांट का लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो पिगमेंट जो है सनलाइट जैसे पड़ता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो इसलिए पहला रिक्वायरमेंट सनलाइट है। सनलाइट जो है प्रोवाइड सोलर एनर्जी, उसी को कह रहे हैं लाइट एनर्जी, जो सन से मिलेगा लाइट एनर्जी, उसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं। रेडिएशन वाला एनर्जी होता है, सन से निकलने वाला एनर्जी होता है, इसलिए लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी जो है वो फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट देता है। सो सनलाइट प्रोवाइड सोलर एनर्जी और लाइट और रेडिएंट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसका यही रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हमको सनलाइट चाहिए उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट था या कंडीशन था, उसमें सनलाइट हम लोग देख लिया। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। द CO2 गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस, यानी लीव्स के सरफेस पर, यानी प्लांट की जो पत्तियां होती है उनकी सतह पर स्टोमाटा पाया जाता है, जिसके जरिए CO2 जो है यानी गैस जो है वो स्टोमाटा के जरिए इंटर करता है। स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जैसा आपने बता दिया कि पत्तियों की सतह पर ग्रीन लीफ जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल टाइनी बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं, और उसी स्टोमाटा के जरिए जो है CO2 इंटर करता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ईच स्टोमाटा दैट इज कॉल्ड स्टोमाटल पोर। जो स्टोमाटा है उसका खुलना और बंद होना जो है कंट्रोल किया जाता है 2 किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड या राजमा के आकार का गार्ड सेल के द्वारा। कंट्रोल बाय 2 बीन शेप्ड और किडनी और राजमा शेप्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ही स्टोमाटा को खुलने में और बंद करने में मदद करता है, जो कि राजमा के आकार का या किडनी के आकार का होता है, बीन सीम के बीज के आकार का, या राजमा अगर आप खाएंगे उसके आकार का होता है। When water flows into guard cells, जब वाटर जो है गार्ड सेल्स में फ्लोज करता है, गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर इंटर करता है तो दे स्वेल अप, वो वाटर लेने के बाद फूल जाती है वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, एंड बिकम कर्व्ड एंड कॉज द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और वो तिरछा हो जाता है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, और वो कर्व हो जाता है और खुल जाता है स्टोमेटल पोर जो है, और पानी जो है अंदर घुस जाता है, आपका चला जाता है, और CO2 भी इंटर कर जाता है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओपनिंग स्टोमाटा में, टू ओपन द स्टोमाटा, और वो स्वेल अप करके ओपन हो जाता है। उसके बाद है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर, जब गार्ड सेल्स अपना पानी निकाल देता है, यानी खुला हुआ है तो पानी निकलेगा क्योंकि लॉस ऑफ वाटर होगा, तो पानी जब निकल जाता है तो दे श्रिंक, और वो उनका पानी निकलने के कारण जो है वो उनका आकार जो है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और बिकम स्ट्रेट, और वो सीधा हो जाता है, एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर, और स्टोमाटा फिर बंद हो जाता है। तो वाटर के अंदर आने पर वाटर को वो जब वो एब्जॉर्ब करता है स्टोमाटा का जो गार्ड सेल्स जो है, तो वो खुल जाता है और वाटर उसके अंदर भर जाता है, और वो स्वेल अप कर जाता है, फुल जाता है, और जैसे ही वाटर निकल जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है,
तो स्टोमाटा पोर जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, बंद हो जाता है, और स्टोमाटा जो है वो बंद हो जाता है और वो सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप दो देख रहे हैं, स्टोमा सिंगल में हम लोग स्टोमा बोलते हैं, ये स्टोमा ओपन है और ये स्टोमा क्लोज का डायग्राम यहाँ बनाया गया है। इसका डायग्राम को आप थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, अच्छा से देखेंगे। इसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन होता है, ये दो गार्ड सेल है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप दो गार्ड सेल देख रहे हैं। ये ओपन स्टोमाटा है, ये क्लोज स्टोमाटा है। इसका जो है आप देख रहे हैं एपर्चर लुमेन जो है वो खुला हुआ है, ये जो है आपका स्वेल अप है, खुला हुआ है, स्वेल किया हुआ है आपका, और मतलब ये खुल जाता है क्योंकि वाटर इसके अंदर इंटर कर जाता है। इसके पास यहाँ पर क्लोरोफिल है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल है। ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये थिन आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर सेल वॉल है। अंदर का जो वॉल होता है वो थिक होता है, थिक इनर वॉल होता है स्टोमाटा का, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। और ये थिन आउटर वॉल, थिक आउटर वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, और ये पूरा वॉल स्ट्रक्चर गार्ड सेल का, यही इसके अंदर स्ट्रक्चर है। होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और अब जो है फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या होता है, तो स्टोमाटा का दो ही काम होता है, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, पहले ही बताया जा रहा है कि स्टोमाटा जो टाइनी फोर्स होता है लिप्स ऑफ द सरफेस पर जो पाया जाता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज CO2 इंटर एंड O2 रिलीजेड, बाहर निकलता है, टेक्स प्लेस ड्यू टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। और उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में भी स्टोमाटा मदद करता है, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी लॉस ऑफ वाटर एज वेपर के रूप में टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होता है, तभी वाटर का जो है वाटर निकल जाता है, तो वाटर का कमी हो जाता है, तो रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको मेंटेन करता है। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी प्लांट को के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि स्टोमाटा के जरिए कैरी किया जाता है। स्टोमाटा का दो फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। उसके बाद है तीसरा जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो ग्रीन कलर का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके वो जो है साइट है फॉर फोटोसिंथेसिस, इसीलिए यहाँ पर स्टोमाटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट को बनाया गया है। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, उसी के कारण लिप्स का पूरा कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, और इसीलिए क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे सनलाइट पड़ता है क्लोरोफिल एक्टिवेट कर जाता है, वो सनलाइट को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, उसकी इसी यही क्लोरोफिल का काम है। तो ये क्लोरोफिल का पहला काम है, ग्रीन कलर का प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है इज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स वही है ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, हरे रंग का एक पिगमेंट रखता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद और बाकी जो है आपका ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये दूसरे तरह का प्लास्टिड होता है। तीन प्रकार का प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो नॉन कलर्ड प्लास्टिड होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसमें रंग नहीं होता है। और कलर्ड प्लास्टिड में ग्रीन कलर वाला क्लोरोप्लास्ट होता है, और अदर देन ग्रीन हो गया वो क्रोमोप्लास्ट होता है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट का रोल है, उसके अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, वही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है, और दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्लोरोफिल का काम है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी को लेगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद है कि एक स्टोमाटा के अंदर जो ग्रीन लीफ होता है, जो मतलब ग्रीन लीव्स जो प्रेजेंट है जहाँ पर स्टोमाटा है, उसमें ग्रीन लीफ कंटेन्स 100 और मोर देन 100 क्लोरोप्लास्ट इन इट्स सेल, यानी कि लीफ के पास जो सेल्स है, लीफ का जो सेल्स है जिसके अंदर स्टोमाटा है, उसमें 100 या उससे भी ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोफिल तक हम लोग भी किए। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक लास्ट बच गया है वाटर एंड मिनरल्स, जो कि जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमको चार चीज का रिक्वायरमेंट चाहिए। वी नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वी नीड क्लोरोफिल, हमको क्लोरोफिल चाहिए, वी नीड सनलाइट एंड वी नीड वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स भी हमको चाहिए। अब अगला जो लास्ट वाला जो बच गया है वो है वाटर एंड मिनरल्स। आगे हम लोग देखते हैं जो फोर्थ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो है वाटर एंड मिनरल्स। Plants absorb water by the roots
हम लोग जानते हैं, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू रूट्स एंड स्टेम। रूट के जरिए जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है और रूट और स्टेम मिल करके उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और लीव्स तक पहुंचाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गेट मिनरल फ्रॉम सॉइल। सॉइल से मिनरल जो है वो प्लांट को मिलता है। नाइट्रोजन नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो मेन मिनरल है प्लांट का, जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। उससे प्रोटीन बनता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विच इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। वो जो है नाइट्रेट्स यानी NO3 के रूप में लेता है, NO3 नाइट्रेट्स, एंड नाइट्राइट्स यानी NO2 के रूप में लेता है। ये आप जानते हैं कि लेगुमिनस प्लांट जो होता है यानी कि जो दलहनी पौधे होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, प्लांट उसको यूज करता है उस नाइट्रोजन को। और एक यहाँ पर नोट हमको समझना है कि डेजर्ट प्लांट जो होता है, यानी जो प्लांट डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, मरुस्थली इलाके में पाया जाता है, जैसे कैक्टस वगैरह जो हुआ, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो उल्टा होता है, रिवर्स होता है। और रात के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, इन द नाइट टाइम जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने स्टोमाटा के जरिए, जो कि उसके पास तो तना में ही होता है, स्टेम में ही, लीव्स थोड़ा बहुत जो हरा रंग का होता है उसी में, वहां पर भी स्टोमाटा है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है रात के समय। वो खोलता नहीं है दिन में, नहीं तो उसका वाटर लॉस हो जाएगा। उसको तो ऐसे ही वाटर का स्कार्सिटी रहता है, मरुस्थल में डेजर्ट में पानी का बहुत कमी होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट CO2 इज टेकन अप एट नाइट, रात में वो लेता है, एंड इट्स प्रोडक्ट आर प्रिपेयर्ड, और फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है अगले दिन, नेक्स्ट डे, बाय फोटोसिंथेसिस व्हेन इट रिसीव्स सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। और फिर दिन के समय जो है वो लीव्स पर सिर्फ सनलाइट जब पड़ता है क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो उसका स्टेम है जो चौड़ा सा जो रहता है उस पर, और उसके माध्यम से जो है वो फिर फूड अपना बना लेता है, जो रात के समय CO2 लिए रहता है उसी की मदद से। तो वो रात में CO2 लेता है, लेकिन जनरली नॉर्मल प्लांट्स जो होता है वो रात में CO2 रिलीज करता है। इसीलिए हम लोग पेड़ के नीचे सोते नहीं हैं, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन वो यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दिन के समय नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए CO2 ले लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। लेकिन डेजर्ट प्लांट में उल्टा होता है, वो रात के समय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिन में पूरा कर लेता है उसको स्टोर करके। तो ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो लास्ट स्टेप है उसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मैकेनिज्म होता है, तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो दो भाग में बटा हुआ है, एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इनडिपेंडेंट, यानी एक लाइट के प्रेजेंस में होता है और दूसरा पार्ट जो है वो लाइट के एब्सेंस में होता है, डार्क में होता है, उसके लिए कोई लाइट का बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसी के कारण हम लोग उसको मैकेनिज्म को दो भाग में बांटते हैं, एक लाइट रिएक्शन जिसको हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन, इसको ध्यान रखेंगे। और जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द फॉलोइंग वेज, ये निम्नलिखित तरीके से होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें सबसे 3 स्टेप है। सबसे पहला है सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो सनलाइट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है, उसके जरिए जो है सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, यानी ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ये पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप है। उसके बाद है दूसरा जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी लाइट के प्रेजेंस में फोटो यानी लाइट और लाइसिस यानी कि ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो लाइट के प्रेजेंस में वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान जो है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो दूसरा स्टेप में ये होता है, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। इसको हमने रिएक्शन के माध्यम से दिखाया, और ये दोनों प्रोसेस के लिए लाइट चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं, या इसकी खोज करने वाले थे हिल, तो इनके नाम पर इसको हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं। और ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके ग्रैना में होता है, उसके ग्रैना में होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रैना, whereas द डार्क रिएक्शन जो होता है, यानी तीसरा स्टेप में जो होता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज।
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये 3 स्टेप में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जो लास्ट वाला रिएक्शन है उसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन जो होता है वो थर्ड स्टेप होता है। डार्क रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैकमैन रिएक्शन। उसको हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन, क्योंकि ब्लैकमैन ने इसको दिया था और ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। और ये स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है डार्क रिएक्शन? स्ट्रोमा में होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो पहला स्टेप जो है वो सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, दूसरा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, H+ और O2 रिलीज हुआ है। और विद उसमें जो है इस दौरान जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी निकलता है। यही इलेक्ट्रॉन्स जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 मॉलिक्यूल जो फॉस्फोरस का होता है एडीपी के साथ मिल करके एटीपी बनाता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ जुड़ जाता है और एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट होता है NADP, जो ये जो हाइड्रोजन जब रिलीज होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब होता है उस समय ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके NADPH बनाता है। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट नाम का एक कंपाउंड बनाता है और जो कि ये बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाने में यानी ग्लूकोज बनाने में मदद करता है, जो कि ये एंड प्रोडक्ट यूज होता है थर्ड स्टेप में यानी रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। इसीलिए फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। और ये जो ऊपर वाला है वो फोटोकेमिकल फेज है और जो लास्ट वाला है वो आपका कार्बोहाइड्रेट फेज है, सिंथेटिक फेज है। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 स्टेप में जो है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें 2 स्टेप जो है सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा और लाइट के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसके लिए लाइट चाहिए, इसलिए इसको हम लोग लाइट रिएक्शन और हेल रिएक्शन कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोप्लास्ट नाम का जो सेल ऑर्गेनल है यानी जो प्लास्टिड है उसके जो है ये ग्रेना में होता है। जो ग्रेनम का जो थाइलोकॉइड का जो आप ऐसे देखे होंगे जो क्लोरोप्लास्ट जो डबल मेम्ब्रेन का होता है, उसके अंदर बहुत सारा ये कैरम का गोटी की तरह जो है ये ग्रेना होता है या ग्रेनम या इसको पूरे गुच्छे को थाइलोकॉइड बोलते हैं। इसी जगह जो है आपका लाइट रिएक्शन होता है और जो अंदर का ग्राउंड सबस्टांस है जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इसी स्ट्रोमा में होता है जिसको ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस जो हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। होप आपको ये पूरा प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।